हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज आपका ये 10वें नंबर का मॉडल पेपर है, जिसमें हम जीके, जीएस और करंट अफेयर के टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी पूरी डिटेल के साथ में, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो आपको मेरे साथ क्लास के एंड तक बने रहना है, ताकि यहाँ से एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। ओके, और हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है, और क्लास एंड होने के बाद में अपना स्कोर भी मुझे यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर आपका क्या स्कोर रहता है। 40 क्वेश्चन में से आपका कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेनी है, ताकि बाद में आप इसको अच्छे से याद कर सके, रिवाइज कर सके। ओके, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो देखिए, मानव के द्वारा सबसे पहले यूज किया गया था किसका? तांबे का, यानी कि कॉपर का। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए, तांबे का यूज की जो प्रारंभिक तिथि मानी जाती है, यानी कि कब से इसका यूज किया गया था, तो देखिए ये किया गया था, कौन सी मानी जाती है? 5000 BC ये मानी जाती है तांबे के प्रारंभिक की तिथि। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो पाणिनि के बारे में आपको पूछा गया कि कौन से विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे। तो देखिए, ये थे कौन से? आपके संस्कृत व्याकरण के, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। भाषा और व्याकरण के क्या थे? प्रसिद्ध विद्वान थे पाणिनि। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, पाणिनि लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत व्याकरण की पुस्तक अष्टाध्यायी की रचना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? तो बौद्ध शिक्षा का वर्णन किसमें किया गया है? तो देखिए, ये आपका किया किसमें? त्रिपिटक में। किसमें किया गया है? त्रिपिटक में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। त्रिपिटक में बौद्ध शिक्षा का वर्णन किया गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। और देखिए, त्रिपिटक बौद्ध शिक्षा का मूल ग्रंथ है। और देखिए कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं सुत्त पिटक, दूसरा यहाँ पर है विनय पिटक, और थर्ड यहाँ पर है अभिधम पिटक। तो ये क्या होते हैं? 3 पिटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो ये किस इतिहासकार को कहा जाता है? किस यूनानी इतिहासकार को कहा जाता है इतिहास का जनक? तो देखिए, ये कहा जाता है किसको? हेरोडोटस को। किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, हेरोडोटस। चलिए देखते हैं इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर। तो देखिए, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना भी की थी। किसने? हेरोडोटस ने, जिसको इतिहास का जनक कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? तो यहाँ पर आपको विक्रम संवत और शक संवत के बीच में अंतर आपको पूछा गया है, डिफरेंस आपको पूछा गया है, कितना अंतर होता है। तो देखिए, ये अंतर होता है कितना? 135 वर्ष का अंतर इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है वो राइट हो जाएगा, 135 वर्ष। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण यहाँ पर आपको पूछा गया कब हुआ था? तो देखिए, इसका निर्माण हुआ था 1911 में। यहाँ पर जो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर। तो देखिए, इसका निर्माण ब्रिटिश किंग जॉर्ज वी और क्वीन मेरी के स्वागत में किया गया था। इसे जॉर्ज विटेट ने डिजाइन किया था। किसने किया था? जॉर्ज विटेट ने इसे डिजाइन किया था। किसको? गेटवे ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था। तो सती प्रथा जो थी उसका बहिष्कार कब किया गया था? तो देखिए, ये किया गया था 1829 में। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है वो राइट हो जाएगा, 1829 में सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय के प्रयत्नों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अधिनियम 1829 के नियम 17 द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था। पहले यह नियम केवल बंगा के लिए था, फिर 1830 ईस्वी में यह मुंबई और मद्रास में भी लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बंग भंग का उद्देश्य था। तो यहाँ पर आपको बंग भंग का उद्देश्य बताने का इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए, ये था पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और हिंदू मुसलमान तनाव, इसका उद्देश्य था किसका? बंग भंग का।
तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? तो ये कौन सा बिल है? तो देखिए यह है कौन सा, संविधान संशोधन संबंधी बिल। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। संविधान संशोधन संबंधी जो बिल है उसका दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास होना बहुत ही अनिवार्य है। चले तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें विद्वान यानी कि विधानसभा नहीं है? तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से बताने कि किसमें विधानसभा नहीं है। तो देखिए ये नहीं, किसमें, लक्षद्वीप में। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है वो राइट हो जाएगा। लक्षद्वीप में क्या नहीं है, विधानसभा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ पर है, तो पांडिचेरी, गोवा तथा दिल्ली में क्या है, विधानसभा है, लेकिन लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है भारत की मानक समय रेखा किस शहर के निकटतम से गुजरती है? तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, भारत की जो मानक समय रेखा है ये कौन से शहर के निकटतम बिंदु से ये गुजरती है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आप नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किसमें पृथक होते हैं, यानी किससे पृथक होते हैं? कौन कौन से अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसको अलग कौन करता है? तो देखिए ये करता है कौन सा, 10 डिग्री चैनल। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? तो वह देश कौन कौन से हैं जो कि पाक जल डमरू के मध्य से क्या है, जुड़े हुए हैं? तो देखिए ये आपके यहाँ कौन से, भारत और श्रीलंका। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए ये जो होता है आपका यानी कि पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, और इसको ही क्या बोलते हैं, इसको ही पाक जल संधि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्व में है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इनमें से बताने की वह जगह कौन सी है जो कि सबसे पूर्व में है। तो वो कौन सी आपकी, वो है तिनसुकिया। कौन सी है, तिनसुकिया। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, जो कि सबसे पूर्व में स्थित है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर आपको त्रिपुरा की कैपिटल पूछी गई है, कौन सी है? तो ये है अगरतला। कौन सी है, अगरतला। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, अगरतला। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस राज्य में बोडो भाषा बोली जाती है? तो वो आपको राज्य बताना है कौन सा है जहाँ पर क्या बोली जाती है, बोडो भाषा बोली जाती है। तो देखिए ये बोली जाती है कहाँ पर, असम राज्य में। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है वो राइट हो जाएगा, असम राज्य में बोडो भाषा बोली जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बोडो असम की राजकीय भाषा में से एक है, और यह भारत के संविधान की अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से एक है। कौन सी, बोडो। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दचिग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य या फिर यूटी में स्थित है? तो दचिग्राम अभ्यारण्य आपको पूछा गया है कि ये कौन से राज्य में स्थित है। तो देखिए ये आपका स्थित कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। जो आपका यूटी है कौन सा, जम्मू कश्मीर, वहाँ पर आपका दचिग्राम अभ्यारण्य स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या जीव पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर वन्य जीव कौन कौन से होते हैं, तेंदुआ, काला भालू, लाल भालू और हिरण तथा लंगूर यहाँ पर वन्य जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है निम्नलिखित में से कौन सा मंगल, बुध, शुक्र के समान है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं तारे, उपग्रह, ग्रह, चंद्रमा। इनमें से आपको बताना है कि मंगल, बुध और शुक्र के समान कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर आपका जो प्लेनेट है, ग्रह है, वो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो ग्रह होते हैं वो मंगल, बुध और शुक्र के समान होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्न में से किसे प्रकृति की सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है प्रकृति का सुरक्षा वाल्व? भूकंप, ज्वालामुखी, ओजोन गैस या फिर नदियां? तो देखिए ये कहा जाता है किसको, ओजोन गैस को। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सी है वो राइट हो जाएगा, ओजोन गैस। ओके,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आपको पता होना चाहिए क्यों कहा जाता है इसको प्रतिकृति का सुरक्षा वाल्व। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह पैराबैंगनी जो किरणें होती है उनसे रक्षा करती हैं जीवों की। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपेक्षिकता आर्द्रता साधारणतः नापी जाती है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया आपेक्षिकता आर्द्रता के लिए कि ये किससे नापी जाती है। तो ये मापी जाती है किससे, हाइग्रोमीटर से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर जो बैरोमीटर होता है उसके द्वारा वायुदाब को मापते हैं, और जो कौन सा होता है, लैक्टोमीटर होता है, उसके द्वारा दूध की शुद्धता को मापा जाता है। और आपेक्षिक जो आर्द्रता होती है उसको हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसे आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो देखिए ये बोला जाता है किसको, डोम माउंटेन्स को। जो ऑप्शन आपका सी है यहाँ पर, डोम माउंटेन्स, इसको आइलैंड ऑफ प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अदिश राशि कौन है। तो यहाँ पर आपको स्केलर क्वांटिटी पूछी गई है, विच इज द स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए ये कौन सी होती है, ये आपकी होती है ऊर्जा यानी कि एनर्जी। जो एनर्जी होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा। चंद्रमा पर इसका भार आपको बताना है। एक लड़के का जो भार है वो पृथ्वी पर कितना है, 600 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 100 न्यूटन। कितना होगा, 100 न्यूटन होगा चंद्रमा पर जो भार होगा वो। अब 100 न्यूटन कैसे होगा, तो देखिए चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का कितना होता है, 1/6 होता है। कितना होता है, जो पृथ्वी का भार होता है उसका 1/6 होता है कहाँ पर, चंद्रमा पर। तो यहाँ पर आप 100 का इसमें डिवाइड क्या कर सकते हैं, इसमें डिवाइड दे सकते हैं। जो आपका 600 है, कितना है, पृथ्वी पर आपका 600 है, तो इसमें आपका 6 का आप डिवाइड दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 100 न्यूटन। ओके, तो आपको याद रखना है ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की। तो यहाँ पर आपको बताना है शून्य में जो वस्तु स्वतंत्र तो वस्तु गिरती है, यानी कि स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिरती है तो उसमें क्या सम्मान होता है। तो देखिए इसमें सम्मान होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा, यानी कि सम्मान त्वरण इसमें होता है। यानी कि शून्य में स्वतंत्र रूप से जो वस्तु गिर रही होती है उसमें क्या होता है, उसमें त्वरण सम्मान होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा। तो देखिए कोई कण है जो कि पाइपलाइन के कहाँ है, केंद्र यानी कि सेंटर में स्थित है, तो उसमें आपको वेग बताना है, वेग कितना होगा। तो देखिए इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम वेग होगा। कैसे होगा, चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, गली की दीवार के संपर्क वाली सतहों का वेग नगण्य यानी कि 0 होता है। जैसे जैसे हम अक्ष की ओर बढ़ते जाते हैं कण का वेग क्या होता है, बढ़ता जाता है। सेंटर की तरफ हम बढ़ते जाते हैं तो कण का जो वेग होता है वो बढ़ता जाता है, और नली के केंद्र में कण का जो वेग होता है वो अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। इस घटना के लिए उत्तरदायी क्या होता है, तो ये होता है भौतिक गुण, श्यानता का गुण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो देखिए कोई हवाई जहाज है और उसकी ऊंचाई हमको मापनी है, तो किससे हम मापेंगे, कौन से उपकरण से उसकी ऊंचाई हम माप सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्टीमीटर। कौन सा होता है, अल्टीमीटर। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पारा का निम्नतम हिमांक बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पर आपको जो पारा होता है, मरकरी होता है, उसका हिमांक आपको पूछा गया है कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट आपको पूछा गया है। तो देखिए यह आपका हो जाएगा कौन सा, -39 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है। तो देखिए जो अल्ट्रासोनिक साउंड होती है वो कौन सुन सकता है। तो देखिए ये सुनी जाती है कुत्तों के द्वारा, किसके द्वारा, डॉग्स के द्वारा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली जो ध्वनि होती है, साउंड होती है, वो 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज होती है, जबकि कुत्ते या बिल्लियों के द्वारा सुनी जाने वाली जो ध्वनि होती है वो 30 किलो हर्ट्ज से ऊपर की होती है, यानी कि प्राश्रव्य ध्वनि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचनाओं का वह समूह है जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है कहलाता है। तो देखिए इसको कहा जाता है क्या, प्रोग्राम इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, मतलब कि आपको यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और गंधक। तो इनमें से कौन सा है जो कि सभी जो एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, उनमें पाया जाता है। तो देखिए ये आपका पाया जाता है, कौन सा होता है, कॉमन कौन सा होता है, ये होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है वो सभी यानी कि जो तत्व होते हैं उनमें समान होता है, यानी कि पाया जाता है, कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है, जिससे सूक्ष्म पोषक प्राप्त होता है पौधों को, तो कौन सा है। तो देखिए यह आपका कौन सा हो जाएगा, बोरोन। कौन सा हो जाएगा, बोरोन। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बोरोन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पौधे की वृद्धि व विकास के लिए 8 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, आवश्यक होते हैं। कौन कौन से हैं, जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम, कॉपर तथा क्लोरीन, आयरन और मैग्नीशियम तथा निकेल। ये सभी क्या होते हैं, पौधों की वृद्धि और विकास के लिए 8 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रहित होता है। तो ये कौन सा होता है, ये होता है ग्लाइकोजेन। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट की प्राथमिक भूमिका शरीर के सभी कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करती है, और कार्बोहाइड्रेट मूल रूप से शुगर तथा स्टार्च में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादक है। तो वह कौन सा है यहाँ पर जो कि ऊर्जा का उत्पादन करता है, तो ये कौन सा होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ऊर्जा का उत्पादन करता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, तो ये होती है कार्बोहाइड्रेट से। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, एड वेलोरम ड्यूटी किस पर आधारित एक कर है। तो एड वेलोरम ड्यूटी आपको पूछी गई है किस पे आधारित है, ये एक टैक्स है, कर है, तो ये किस पर आधारित होता है। तो देखिए ये आपका आधारित हो किस पर, वस्तु मूल्य पर। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एड वेलोरम ड्यूटी वस्तु मूल्य पर आधारित एक कर है, टैक्स है, तथा सामान्यतः ये मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव पड़ा है। तो हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनाज पर। कहाँ पर पड़ा है, अनाज पर। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। तो देखिए हरित क्रांति भारत में वर्ष 1966 से 67 में शुरू की गई थी, जिसका श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव अनाज यानी कि गेहूं चावल पर पड़ा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, नोरा जोन्स किसकी पुत्री थी। तो यहाँ पर नोरा जोन्स आपको पूछा गया किसकी पुत्री थी। तो देखिए ये थी किसकी, पंडित रविशंकर की। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, लाइफ ऑफ पई नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो लाइफ ऑफ पई आपको पूछा गया है कि इस बुक के लेखक कौन है, राइटर कौन है। तो देखिए इसके राइटर हैं कौन, यान मार्टेल। कौन है, यान मार्टेल। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए जो यान मार्टेल हैं इनको इस बुक के लिए, लाइफ ऑफ पई के लिए बुकर पुरस्कार 2002 से प्रदान किया गया था, सम्मानित किया गया था किसको, यान मार्टेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक आपको पूछा गया कि ये किसका शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए ये होता है किसका, आपका उत्तर भारत का। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नॉर्थ इंडिया का क्या होता है, शास्त्रीय नृत्य होता है कथक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं कथकली किसका होता है, तो ये केरल का होता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। तो यहाँ पर आपको भारत के राष्ट्रीय ध्वज के लिए पूछा गया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो आपको यहाँ पर पूछा गया है, अनुपात कितना होता है। तो देखिए ये होता है कितना, 3:2, यानी कि 3:2 इसका क्या होता है, रेशियो होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। आज की इस क्लास में हमने जीके जीएस और करंट अफेयर के टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने सोल्व कर लिया है पूरी डिटेल के साथ में, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो आपको क्लास पसंद आई है, इंपॉर्टेंट लगी है तो अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक ज़रूर कीजिए। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लेना है ताकि आप बाद में भी इसको रिवाइज कर सकें। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।